नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप सभी खुश होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। अब बिना वक्त ज़ाय किए मैं सीधा आता हूँ आज की कहानी पर। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये एक ऐसी शख्स की कहानी है जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं है, शायद 2012 या 13 के अंदर। और एक ऐसे हीरो ने इस शख्स का किरदार निभाया है जो बहुत ही उम्दा एक्टिंग करते थे। बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच में नहीं है। इरफान खान सर, जिनका मैं ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, अभी भी हूँ। अब वो हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। वो जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पान सिंह तोमर फिल्म में इन्होंने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई थी। बड़ी अच्छी पिक्चर थी ये। तिग्मांशु धूलिया ने इसे डायरेक्ट किया था और काफ़ी बढ़िया मूवी थी। इसमें जो फैक्ट्स थे, जब उस दौर के लोगों से इस बारे में पूछा गया या पान सिंह तोमर के गांव के लोगों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस पिक्चर को बड़े ही अच्छे अंदाज से बनाया गया और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो उसी पान सिंह तोमर की मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चाहे आप उसे बागी कह लें, चाहे डकैत कह लें, चाहे सूबेदार कह लें, या आर्मी का एक रिटायर्ड फौजी कह लें, ये सब एक ही शख्सियत के नाम है। इस कहानी को जो मैं सुनाने का मेरा मकसद है वो ये भी है कि पान सिंह तोमर कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। जब मैं कहानी में आगे आपको इनकी हिस्ट्री बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि ये कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक फ़ौज में सूबेदार, और क्या क्या नहीं किया, लेकिन कैसे अपना हक पाने के लिए बंदूक उठानी पड़ गई। इंडियन आर्मी में सूबेदार, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अभी कुछ ही महीने पहले की ये बात है। एक वक्त में उन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से पान सिंह तोमर कंपैरिजन, बाधा दौड़, हर्डल रेस में नेशनल चैम्पियन, एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और तमाम खेल खेले और तमाम वो चीज़ें जो कि एक व्यक्ति का सपना होता है करना, और वो उन्होंने वो चीज़ें की और उस चीज़ों को उन्होंने जिया। पान सिंह तोमर कह लें, पाना कह लें, सूबेदार दद्दा कह लें, सरदार कह लें, ये सब पान सिंह तोमर के ही नाम थे। पान सिंह तोमर की कहानी शुरू होती है सन 1932 ईस्वी में। मुरैना ज़िले का एक छोटा सा गांव है भिदौसा, वहाँ पर पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। बचपन से ही खेल कूद का शौक़ और उसमें भी दौड़ना बहुत पसंद था पान सिंह तोमर को। कहते हैं कि बिना थके और ये दौड़ लेते थे 5-5, 6-6 किलोमीटर, तो दौड़ने का शौक़। अब जिस गांव में इनका जन्म हुआ, यानी मुरैना ज़िले का, मैंने आपको बताया कि भिदौसा एक गांव में इनका जन्म हुआ, वहाँ पर केवल दो ही काम आमतौर पर शख्स करते हैं। या तो वो अपनी खेती किसानी जो होती है उस ज़मीन पे वो खेती बाड़ी करें, अगर ख़ुद की उनकी खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं है तो किसी दूसरे के पर जाकर पट्टे पर लेकर ज़मीन को वो बुताई जुताई जो भी है वो करें, या फिर है कि सेना में चले जाएँ। पान सिंह तोमर का भी यही रुझान था कि वो सेना में जाएंगे, क्योंकि ज़मीन उनके पास उतनी थी नहीं। मुश्किल से 2.5 से 3 बीघा ज़मीन, जिसमें 1 बीघा जो है वो उनकी थी, क्योंकि उसमें हिस्सा जो था वो उनके चाचा का भी था। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। दौड़ने का शौक़ था, हाइट हेल्थ ठीक, तो फ़ौज का प्रोफेशन उन्होंने चुनना ठीक समझा। तो पान सिंह तोमर की भर्ती सिपाही के तौर पर राजपूताना राइफल्स में सिलेक्शन हो जाता है पान सिंह तोमर का। इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में एक ही बात पान सिंह तोमर बार बार दोहराता है, और वो ये कि उसे सेना के अधिकारियों से जो भी हुक्म प्राप्त होगा या जो भी उसको आदेश दिया जाएगा वो उसका पालन करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी बात थी। खैर, खेल कूद में रुचि थी, तो इस बात को सेना के अधिकारियों ने जानने की में भी देर नहीं की। उन्होंने भी ये चीज़ पता कर ली कि पान सिंह तोमर अच्छा दौड़ता है, अच्छा धावक है, एक एथलीट बन सकता है। और चूँकि आर्मी में प्रोफेशन में ये होता है कि आप खेल कूद में भी बहुत आगे निकल सकते हैं, उसमें आपको तमाम तरह के मेडल्स मिलते हैं, रिस्पेक्ट हो जाती है, और उससे प्रमोशन भी जो है वो आपका बहुत जल्दी हो जाता है, नॉर्मल अगर आप सोल्जर्स की बात करें उनकी अपेक्षा तो खेल कूद में शौक़ था। अधिकारी ये बात समझ गए, तो सजेशन दिया पान सिंह तोमर को कि आप खेल कूद में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस प्रोफेशन में आए, यहाँ से आपकी तरक्की भी हो सकती है। खेल कूद में दौड़ में हिस्सा ले लिया और उसमें बाकायदा एंट्री करवा ली कि मैं लेकर और भारत को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगा। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपने मूवी में देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कि
जो इनके कोच थे रेस के, उनकी बेटी की जो शादी है वो उन्हीं के रिश्तेदार में हुई थी, दूर का एक रिश्तेदार था, और वो भी जो है वो इस रेस में दौड़ता था। जब पान सिंह तोमर ने इस रेस में एडमिशन नहीं लिया था, उससे पहले सबसे अच्छा दौड़ने वाला उस रेस का वही व्यक्ति था जो कि उनके कोच का दामाद था। लेकिन जैसे ही पान सिंह तोमर की एंट्री होती है इस रेस में, तो वो सारी बाजी मार लेते हैं, यानी वो किसी को टिकने नहीं देते दौड़ में। ये बात कोच को थोड़ी अजीब लगती है और उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है कि इसके चक्कर में उनके जो दामाद हैं वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो पान सिंह तोमर का कोच पान सिंह को अकेले में बुलाता और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, जो इस रेस में हिस्सा लेता हो मेरा दामाद भी है, और अगर तुम इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमेशा सेकंड आता है, वैसे वो फर्स्ट आता था जब तुम नहीं थे इस रेस में, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम ये दौड़ जो है वो छोड़ दो और एक बाधा दौड़ होती है उसमें तुम हिस्सा ले लो। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार से एक शेर जो होता है वो कितने ही गीदड़ों के बीच में रह ले, दहाड़ना नहीं छोड़ता, पान सिंह तोमर की शख्सियत भी ऐसी ही कुछ थी। टैलेंट जो था वो कूद कूद कर भरा था, दौड़ना अच्छा लगता था, पसंद था, खेल कूद में रुचि थी, दौड़ चाहे किसी भी टाइप की हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि ये कहानी भी सच है जो पिक्चर में दिखाई है कि अपने कोच के कारण ही पान सिंह तोमर ने हर्डल रेस को जो है वो चुना था अपना प्रोफेशन के रूप में। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो अब यहाँ पर खेल कूद में तरक्की होने लगी थी पान सिंह तोमर की। उसके बाद रुड़की के ही बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में पान सिंह तोमर की पोस्टिंग हो जाती है एज अ सूबेदार। आर्मी में सूबेदार काफ़ी बड़ा पद होता है। नॉन कमीशन जो ऑफिसर होते हैं उसमें सूबेदार और सूबेदार मेजर, बस इसके बाद जो है वो आप ऑफिसर्स रैंक आ जाती है आर्मी में, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। पोस्टिंग हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद अच्छा खासा समय बीत रहा था पान सिंह तोमर का, शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी थे, पत्नी थी घर में और माँ थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके थे, हालांकि मेडल नहीं जीत पाए थे, तो ये गम भी था उनको। 1949 में यानी 1949 में पान सिंह तोमर ने आर्मी ज्वाइन की थी। मात्र 17 या 18 साल की उम्र थी। और 1979 में पान सिंह तोमर ने रिटायरमेंट ले लिया, यानी जो अपना उनका जितना भी कार्यकाल होना चाहिए था सर्विस का, उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। अब उस रिटायरमेंट के पीछे वजह ये थी कि जो मैंने आपको बताया कि जो गाँव में ज़मीन थी पान सिंह तोमर की, अब उसमें विवाद हो गया था, क्योंकि पान सिंह तोमर घर पे थे नहीं, उनके जो बच्चे थे वो छोटे थे, उतने समझदार नहीं थे। इस बीच चाचा ने इस बात का मौके का फ़ायदा उठाकर पान सिंह तोमर के, और वो जो ज़मीन थी वो वहीं के एक दबंग, गांव के दबंग बाबू सिंह तोमर और उसके भाई जांडेल सिंह तोमर के यहाँ गिरवी रख दी थी। यानी अपनी ज़मीन तो रखी दी जाए, जिसमें हिस्सा था पान सिंह तोमर की ज़मीन का, वो भी गिरवी रख दी। इस चक्कर में 1979 में पान सिंह तोमर जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, आना जाना वापस में। हालांकि बहुत ज़मीन नहीं थी, लेकिन बात हक की थी, तो इस चक्कर में सेना की जॉब छोड़ दी। वहाँ पर आते हैं, पंचायत बैठती है और पंचायत ये फैसला सुनाती है कि जो ज़मीन पान सिंह तोमर की उसके चाचा ने गिरवी रख दी है वो पान सिंह तोमर को लौटाई जाएगी, लेकिन उसके एवज में पान सिंह तोमर को उन दबंगों को कुछ पैसे देने होंगे। खैर पान सिंह तोमर बड़ा ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लड़ाई झगड़े में उसकी रुचि थी नहीं, भले ही वो आर्मी में था, लेकिन वो ये चाहता था कि घर के मसलों में तलवारें और बंदूक ना खींचे तो अच्छा है, ऐसे ही मामला निपट जाए। तो कहता है ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, मुझे ज़मीन अपनी चाहिए। वो उन दबंगों को पैसे भी देता है, बाबू सिंह तोमर और उसके भाई जांडेल सिंह तोमर को, लेकिन वो लोग उसका पैसे भी ले लेते हैं और उसको ज़मीन भी नहीं लौटाते। अब चूँकि दबंग थे तो डर तो किसी का था नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का। अब चूँकि पान सिंह तोमर का पुलिस में भी विश्वास था, वो चाहता था कि जो मैटर है वो पुलिस के थ्रू सुलझ जाए, तो पुलिस में जाता है, शिकायत दर्ज करता है, बाकायदा करवाता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है सर और मुझे अपनी ज़मीन वापस चाहिए, पैसे भी ले लिए, उसके बाद मेरे पैसे नहीं लौटाए इन लोगों ने, ना ही पैसे लौटाए ना मेरी ज़मीन दी। वहाँ पर भी पान सिंह तोमर को जो है वो बेइज्जत कर कर बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, किसी और बड़े अधिकारी से मिलो। तब पान सिंह तोमर जो है वो डीएम के पास पहुँचते हैं, मुरैना ज़िले के कलेक्टर। अब चूँकि थोड़ा अच्छा नेम फेम हो चुका था पान सिंह तोमर का, तो सब लोग जानते थे लोकल एरिया में, तो नेशनल मेडलिस्ट, तो डीएम से आसानी से पहचान हो जाती है। बात करते हैं, डीएम कहते हैं ठीक है, एक बार फिर पंचायत बैठा देते हैं और फिर देखते हैं फैसला पंचायत क्या सुनाती है। पंचायत भी कोई फैसला नहीं सुनाती। फिर पान सिंह तोमर परेशान होकर
और बड़े पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचती हैं, बताती है, एक स्टोरी भी है कि अपने मेडल्स वगैरह दिखाते हैं कि साहब ये मेडल्स मैंने जीते हैं, पर उनके मेडल्स जो है वो टेबल से उठाकर फेंक दिए जाते हैं कि हटाओ ये सब मेडल्स वगैरह, ऐसे तुम्हारे जैसे 50 मैंने देखे हैं। तो वहाँ से भी बेइज्जत होकर वो चला आता है पान सिंह तोमर। अब इस बीच ये भी था कि प्रेशर बढ़ रहा था वहाँ के दबंगों पर, बाबू सिंह तोमर और उसके भाई जांडेल सिंह तोमर का। भले ही दबंग थे, पर ये जो पुलिस की केस जो है वो फाइल कर रहा था, जो भी कस्टडीज चल रही थी, क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा था, थाने अदालत दरबार हो रहा था उनका। तो इस बीच में वही परेशान होते हैं और परेशान होकर एक दिन वो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। वो ऐसे कि एक दिन जब पान सिंह तोमर अपने घर पर नहीं था, केवल उसका एक लड़का और उसकी बूढ़ी माँ घर पर मौजूद थी, बाबू सिंह तोमर के आदमी पान सिंह तोमर के घर पहुँचते हैं, उसकी बूढ़ी माँ को बंदूक के बट से मारते हैं, उसके बेटे को बुरी तरह ज़ख्मी कर देते हैं मार मार कर, और धमकी देते हैं कि अपने बेटे को समझाओ नहीं तो वो जान से जाएगा। खैर फिर पान सिंह तोमर कुछ समय बाद लौटता है घर पे, देखता है माँ लहूलुहान पड़ी है, बेटा ज़ख्मी है। माँ पूरा वाक़या बताती है और माँ एक लाइन कहती है पान सिंह तोमर से। वो ये कहती है कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता, और अगर तू पैदा होता तो जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन तू मर जाता तो अच्छा था। और मैं इतना ही जानती हूँ कि अगर सुबह होने से पहले तूने इस बात का बदला नहीं लिया तो तू अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ये बात पान सिंह तोमर के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, और बात ये ठीक भी थी, क्योंकि जिस इलाके का पान सिंह तोमर रहने वाला था, वहाँ का जो कल्चर था या जो दबंगई थी वो यही थी कि आप जो हाथ पैर उठाएंगे या जो भी आप मारपीट करेंगे वो आप बच्चों पे नहीं करेंगे, बूढ़ों पे नहीं करेंगे, आप जवान पे कर सकते हैं, और उसमें महिलाओं पे भी आप हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर पान सिंह तोमर की वो बूढ़ी माँ, 70-75 साल उनकी उम्र, उनको बंदूक के बट से बाबू सिंह तोमर के आदमियों ने मारा। तो ये बात भी पान सिंह तोमर को बहुत चुभ गई थी। तो अब वो फैसला करता है कि इस बात का बदला लेना है। खैर दूसरे ही दिन सुबह से पहले अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे पान सिंह तोमर अपने भाई और भतीजे के साथ बाबू सिंह के घर पहुंचता है। बाबू सिंह इत्तेफाक से घर में था और वो बंदूक लेकर पहुंचा था, और बाबू सिंह को देखकर ही वो उसको गोली मार देता है, यानी बाबू सिंह का कत्ल कर देता है। बाबू सिंह की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसी के भाई, वो पड़ोस में ही रहता था, जांडेल सिंह तोमर, वो उसके घर जाता है, उसको देखता है और मौके पर पाकर उसको भी गोली मार देता है। यानी अब पान सिंह तोमर कुल मिलाकर 2 कत्ल कर चुका था, एक बाबू सिंह तोमर का और दूसरा जांडेल सिंह तोमर का। अब चूंकि धीरे धीरे बात भी फैलने लगी, क्योंकि दबंगों को मार दिया पान सिंह तोमर ने, और उसके बाद फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अभी भी पान सिंह तोमर की जो है वो दिली इच्छा ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई थी। धीरे धीरे पान सिंह तोमर अपनी गैंग बढ़ाता है और चंबल के बीहड़ों में भटकना शुरू कर देता है। उसके गैंग में अब कुल संख्या हो चुकी थी 28 से 30 लोगों की। इसी बीच ये भी होता है कि पान सिंह तोमर के भाई की एक मुखबिर जो है वो मुखबिरी कर देता है, और उस वजह से पान सिंह तोमर के भाई की भी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाती है। इससे पान सिंह तोमर को बहुत दुख भी था, और दुख के साथ साथ ज़्यादा गुस्सा था। उसे शक होता है कि उसी गांव के सरपंच ने इस बात की मुखबिरी की है कि उसका भाई जो है वो कहाँ अभी है प्रेजेंट टाइम में, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इस तैश में आकर, इस गुस्से में आकर पान सिंह तोमर उस सरपंच से बदला लेने के लिए उसके गांव पहुंचता है, और उसी गांव के 6 लोगों की हत्या कर देता है, कत्ल कर देता है, उस सरपंच को मिलाकर। इसके बाद खबरें और फैल जाती हैं। उस टाइम के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, वो अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह उस टाइम एक स्टेटमेंट देते हैं, और बाकायदा प्रेस में ये नोट जारी हुआ। अर्जुन सिंह ने ये कहा कि इस बार मैं दिवाली पर दिए नहीं जलाऊंगा, मैं दिवाली पर दिए नहीं जलाऊंगा, मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, क्योंकि पान सिंह तोमर ने जिन 6 निर्दोष लोगों को मारा है, मेरी उनके प्रति गहरी संवेदना है, और मुझे रात में नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें इंसाफ दिलाना है। इन सभी मौतों से मैं दुखी हूँ, और जब तक तोमर पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। अब बाकायदा ये सब चीज़ें प्रेस में और मीडिया रिपोर्टर्स में और अखबारों में ये सब चीज़ें छप चुकी थी। मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहा है तो पुलिस पर अब प्रेशर और पड़ रहा था।
हालांकि पान सिंह तोमर ने पहले 2 ही कत्ल किए थे, तो ऐसी कोई जनहानि की नहीं थी और लोगों में, जन सामान्य में उतना दहशत नहीं थी पान सिंह तोमर की। लेकिन जब 6 कत्ल पान सिंह तोमर ने किए तो अब ये बात जो है वह तूल पकड़ चुकी थी। अर्जुन सिंह भी इस बात से खफा थे। तो अब पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित होती है। अच्छा, पान सिंह तोमर का एक स्टाइल था। पान सिंह तोमर का स्टाइल ये था कि वो जहाँ भी मुठभेड़ या जहाँ भी वो, क्योंकि उसका ये भी काम था कि अब खर्चा भी चलाना है, खाना पीना भी है, क्योंकि बीहड़ में तो साग सब्जियाँ ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो उसकी व्यवस्था भी करनी है। तो किडनैपिंग करना और फिर फिरौती मांगना, ये चीज़ें भी करता था। लेकिन गांव के कुछ लोग ही बताते हैं लोकल कि उसकी अच्छी बात ये थी कि उस पैसे को अपने लिए जितना उसको ज़रूरत लगता था वो रखता था, और बाकी के पैसे से वो वहाँ की अबला या वहाँ की कमज़ोर वर्ग की महिलाओं की या बालिकाओं की शादी कराता था, और जो भी गरीब थे उनकी वो मदद करता था। यानी उसका केवल एक फंडा था कि अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो। तो पान सिंह तोमर एक माइक भी रखता था, जैसे मैंने बताया आपको, एक उसकी स्टाइल थी। जिस भी गांव में वो अटैक करता था, हमला करता था, जहां भी वो रहने जाता था, तो उस माइक से वो अनाउंस करता था कि पान सिंह तोमर सूबेदार आर्मी का यहाँ आ चुका है और अब आप लोग सावधान और सतर्क हो जाएं। अब उसी गांव का एक सर्किल इंस्पेक्टर था चौहान करके, वो भी अब ये देखता है कि मामला तूल पकड़ रहा है, अर्जुन सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया है मीडिया में। तो अब वो पान सिंह तोमर को पकड़ने की मुहिम तेज़ करता है, क्योंकि उसको ये था कि उसका प्रमोशन भी हो जाएगा और एक नामचीन बागी या डाकू या डकैत कह लें, उसको भी पकड़ने का उसको जो है क्रेडिट मिल जाएगा। तो अब वो एक काम करता है कि इस पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए कुछ तरकीब बढ़ाता है। तो इसी बीच वो जिस लोगों को पान सिंह तोमर ने किडनैप किया था, किडनैपिंग जिन लोगों की थी और जिनसे बाद में रैंसम मांगकर, फिरौती मांगकर उन लोगों को छोड़ दिया था, अब ये सर्किल इंस्पेक्टर चौहान उन लोगों से कांटेक्ट करता है, कुछ लोगों से बात करता है। इस बीच एक शख्स उसे मिलता है। उस शख्स से जब वो पूछता है कि तुम क्या बता सकते हो कि पान सिंह तोमर ने तुम्हें कहाँ रखा था किडनैपिंग करने के बाद, तो वो ये कहता है, साहब मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे आंखों पर उस वक्त पट्टी बंधी हुई थी। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे कान खुले थे, तो जिस एरिया में मुझे पान सिंह तोमर ने रखा था वो इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वहाँ से ट्रक वगैरह बहुत निकलते थे, आवाज़ें आती थी हॉर्न की, और कुछ ही दूर पे मुझे लगता है कि रेलवे ट्रैक भी हो, क्योंकि ट्रेन्स की जो हॉर्न में हैं वो भी मुझे सुनाई देते थे, आवाज़ सुनाई देती थी ट्रेन की, तो हो सकता है कि आसपास रेलवे ट्रैक भी हो। ये काफ़ी बड़ा क्लू था पुलिस के लिए। अब पुलिस इसी बीच ऐसा एक गांव भी तलाश लेती जहां पर आसपास रेलवे ट्रैक मौजूद है, पास ही में हाईवे भी था, सड़क होकर जाती थी जहां पर ट्रक वगैरह निकलते थे। दलितों का वो गांव था, ये पूरी पुष्टि हो जाती है। अब उसी गांव के एक एसएसपी थे, उनका नाम था विजय रमन। उनके पास भी एक मुखबिर आता है और मुखबिर आकर ये कहता है कि पान सिंह तोमर की गैंग में जो है वो कम से कम 28 से 30 लोग हैं, इससे कम लोग नहीं हैं। तो ये बात भी एक पता थी कितने लोग हैं और कितने लोगों को पकड़ना है। अच्छा, इस बीच जब धीरे धीरे गैंग पान सिंह तोमर की बढ़ रही थी, 30 लोग करीबन थे, तो सरकार का ये आदेश था कि जब भी आप बीहड़ में किसी बागी या डकैत से मुठभेड़ करने जाएं, तो आप जितने शख्स या जितने लोग हैं उस गैंग में, उससे 10 गुना फोर्स आप लेकर जाएं, यानी डिप्लॉयड करें वहाँ पर। यानी ये कि अगर 30 लोग किसी गैंग में हैं तो आप वहाँ पर 300 लोग लेकर जाएं। और वो इसलिए, उसका रीज़न ये था, जब प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि चूँकि बीहड़ है, वहाँ के लोकल लोग उसमें होते हैं, तो उन्हें पता है उन्हें कहाँ छुपना है, कहाँ से हमला करना है, कहाँ से वार करना है, कहाँ से बंदूक का फायर करना है। पुलिस वाले वहाँ के अधिकारी लेवल भी होते हैं, वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिफरेंट स्टेट से वहाँ पर पोस्टेड होते हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती कि वो क्षेत्र कैसा है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों की भी शहादत हो जाती है। अभी मुखबिर ये बता देता है कि उसके थ्रू क्लू मिल जाता है कि पान सिंह तोमर जो किडनैपिंग करता है उन लोगों को कहाँ रखता है। एक गांव मैंने आपको बताया कि मिल जाता है। अब बाकायदा वो पुष्टि हो जाती है कि पान सिंह तोमर इसी गांव में आसपास भीड़ों में डेरा डालता है। तो गांव की छत पर अब वहाँ के एसएसपी विजय रमन डेरा डाल लेते हैं अपनी टीम के साथ। गांव को बाहर से भी पुलिस की टीम ने घेर लिया था और अंदर भी पुलिस जो है पूरी डिप्लॉयड हो चुकी थी। अब चूंकि पुराने ज़माने की बात है, 1979 और 80s की ये बात है, उस टाइम इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे पुलिस के पास। केवल 2 ही प्रकार की राइफल होती थी, एक 303 और एक SLR।
303 राइफल में ये होता था कि आप केवल एक ही बार शॉट कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर जो है वो पिस्टल के अंदर जो है वो लोड करनी पड़ती थी राइफल, या जो कह लें गोली जो है वो वापस से लोड करनी पड़ती थी। और एक SLR थी, सेल्फ लोडेड राइफल, उसमें ये काम था कि बार बार लोड करने के झंझट नहीं है। लेकिन सेल्फ लोडेड राइफल 303 राइफल के कंपैरिजन में बहुत कम थे। तो करीब 30 हथियार के साथ वहाँ के SSP विजय रमन उस छत पर डेरा डाल लेते हैं गांव के किसी घर पर। इसी बीच वो ये देखते हैं कि एक आदमी भागता हुआ आ रहा है और उनकी नज़र उस पर पड़ती है। वो वहाँ के सब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उसे छत पर लेके जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस के SSP विजय रमन मौजूद थे। उससे पूछताछ करते हैं कि तुम क्यों भगे आ रहे हो और क्या बात है, क्या तुमने पान सिंह तोमर को देखा है? तब वो कहता है कि साहब मुझे मत मारिए, मुझे मत पकड़िए। अरे आप में हिम्मत है तो आप इस गैंग के लीडर को मारिए, इस गैंग के लीडर को पकड़िए जो ठीक मेरे पीछे ही है। वो इशारा करता है। SSP की नज़र जहाँ वो इशारा कर रहा होता है उसके मकान पे जाती है। पीछे एक मकान था, वहाँ की ओर वो इशारा करता है। वो ये बोलता है कि जो पान सिंह तोमर है वो इसी मकान में छुपा हुआ है। कन्फर्मेशन हो जाती है। अब ये बात तो थी कि पान सिंह तोमर उसी मकान में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी कि आखिर कहाँ पान सिंह तोमर है। सुबह की रोशनी में पकड़ना आसान होता है किसी मुजरिम को। अब ये विजय रमन ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा जो भागता हुआ आ रहा था, ये शाम 5-6 बजे की बात थी। अब ये पता था कि यही गांव है और ये भी पता था कि इस मकान में जो है पान सिंह तोमर छुपा हुआ है। अब पकड़ा जा सकता था, फायरिंग की जा सकती थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये थी कि केवल डेरा डाला हुआ था पुलिस अधिकारियों का और पुलिस वालों का। बाहर के जो पुलिस वाले थे उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर पान सिंह तोमर किस घर में है और किस जगह पर है। तो वहाँ पर मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हो जाता है कई बार मुठभेड़ में कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं और अंदर के पुलिस अफसरों को पता है, बाहर के नहीं पता है, तो जब वहाँ से फायरिंग होती है तो पुलिस वाले भी चूँकि मौजूद हैं तो गोली देखकर तो चलती नहीं है, ना गोली देखकर निकलती है, ना गोली किसको लगेगी ये पता होता है। तो हो सकता है कि जब पुलिस की गोली बाहर से चले, राउंड फायर हो, तो उसमें पुलिस वाले ही मौत के घाट उतर जाएं या ज़ख्मी हो जाएं। तो विजय रमन जो SSP थे वो मैसेज कन्वे करते हैं बाहर की जो पोस्टिंग पे जितने भी पुलिस वाले थे, उनको आगाह करते हैं कि पान सिंह तोमर जो है वो इस पर्टिकुलर घर में है और इसी पर हमने हमला करना है और वहाँ से पान सिंह तोमर को बाहर निकालना है और उसे मुठभेड़ में या तो ढेर कर देना है वहीं पर, या उसे ज़िंदा पकड़ लेना है, अपनी गिरफ्त में ले लेना है। अब ये बात बाहर के पुलिस वालों को भी पता चल चुकी थी, पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी थी। उस घर को टारगेट था। पान सिंह तोमर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो जो उनकी गैंग का आदमी था जिसने गद्दारी कर दी है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका और उसने बता दिया कि हम लोग कहाँ छुपे हुए हैं। तो अब पान सिंह तोमर को ये था कि सबसे पहले उस मुखबिर को, हमारे ही गैंग के आदमी को ख़त्म करना है, यानी उसे गोली मारनी है। लेकिन अब चूँकि वो पुलिस की गिरफ्त में था तो वो सेफ था। अब इसी बीच उसी घर से जहाँ पर उस आदमी ने बताया था कि आप मुझे क्या पकड़ रहे हो, इस गैंग के हेड को पकड़ो और उसे ख़त्म करो, उसी घर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। अब चूँकि यहाँ से फायरिंग हो रही थी, शाम ढल रही थी, पुलिस वाले ही फायर करते हैं कि इस बीच में कोई उन्हीं की गैंग का बाहर निकलेगा मकान से और हम पर फायर करेगा, जिसमें हम उसको मार लेंगे तो फिर पान सिंह तोमर अकेला पड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, अंदर ही घर से, साइड से, कहीं जगह से फायरिंग होनी शुरू हो जाती हैं। फायरिंग करीब 9 घंटे चलती हैं और पुलिस को भी ये था कि इस फायरिंग में हमें पान सिंह तोमर और उसकी गैंग को उलझाना है। वो इसलिए कि जब असला बारूद ख़त्म हो जाएगा अंदर, तब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुलिस ने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी इस बात की। 9 घंटे की इस गोलीबारी के बाद जब ये 9 घंटे करीब चली, शायद पान सिंह तोमर नहीं पकड़ाता, लेकिन पान सिंह तोमर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो जो ये मैंने आपको बताया कि पान सिंह तोमर की एक स्टाइल थी, वो इसी स्टाइल को यहाँ भी इम्प्लीमेंट करता है। उस मकान से बाहर आता है, लगभग तकरीबन रात के 2 बज चुके थे, और वो माइक पे अनाउंस करता है कि सुन लो सब, ये पान सिंह की गैंग है और पान सिंह तोमर इस गांव में ही है। तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, और पान सिंह तोमर को तुम मार नहीं पाओगे, ना ही जिंदा पकड़ पाओगे। अब इस बात से जो एक लाइन थी ये, जहाँ से ये आई आवाज़, वहाँ से अब पुलिस वालों को ये साइन मिल गया कि एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन जो है पान सिंह तोमर की वो कहाँ है।
क्योंकि वो स्पीकर पे उसने अनाउंस कर दिया था। पुलिस के लिए काम बहुत ईजी हो गया। अब पुलिस धीरे धीरे कर छुप कर हाइड होकर जगह जगह पेड़ों के पीछे और यहाँ पर होते हुए उस घर तक पहुँची। और अब पुलिस की टीम भी अंधाधुंध जो है फायरिंग कर देती है। बहुत सारे लोग बाहर निकल आए थे जो उसकी गैंग के थे। ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी चालू हो जाती हैं दोनों तरफ से। कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो, क्योंकि फोर्स इनकी ज़्यादा थी, गोलियां ज़्यादा हो जाती हैं। और इस बीच में इस गोलीबारी में फिर 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं और सुबह के 4-5 बज जाते हैं। सारे गैंग के लोग ख़त्म हो चुके थे। अब पुलिस को तलाश भी करनी थी कि पान सिंह तोमर मारा गया कि नहीं। पान सिंह तोमर की कोई ऐसी आइडेंटिटी पुलिस के पास नहीं थी जिससे वो पान सिंह तोमर को एक नज़र में पहचान पाएँ। पान सिंह तोमर की एक तस्वीर ज़रूर थी उन लोगों के पास, लेकिन वो बहुत पुरानी थी। केवल एक ही क्लू था पान सिंह तोमर की डेड बॉडी को पहचानने का, कि जो उन्होंने सुन रखा था गांव के लोगों से कि उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 6 फुट कुछ इंच के आसपास, 2 या 3 इंच के आसपास है, और वो उस गैंग में सबसे लंबा और हट्टा कट्टा है। पुलिस वाले इधर उधर ढूंढते हैं, काफ़ी लाशें मिलती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। फिर 4-5 लाशों के ढेर में एक ऐसी लाश मिल जाती है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट और कुछ इंच के आसपास थी। ये बात पुष्टि हो जाती है कि वो पान सिंह तोमर की ही लाश थी। पान सिंह तोमर मारा जा चुका था। तो ये थी कहानी आज की। अच्छा, उसके पहले ये 2 बात भी थी कि जब वो माइक से अनाउंस कर रहा था पान सिंह तोमर कि तुम पान सिंह तोमर को पकड़ नहीं पाओगे और यहाँ से चले जाओ, ना तुम पान सिंह तोमर को ज़िंदा पकड़ पाओगे, ना ही उसे मार पाओगे। जब वो अनाउंस ये कर देता, उसके बाद में एक लाइन वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, तो ये बात भी सुनाई दी थी कुछ पुलिस वालों को कि वो कहता है अपने भतीजे से कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी दे दे। तो उसका भतीजा ये कहता है कि दद्दा मैं वहाँ पर आ नहीं सकता हूँ, आपको गोली लगी चुकी और अगर मैं वहाँ आया तो मेरी भी जान चली जाएगी, तो इस गैंग में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। तब पान सिंह तोमर तेज़ आवाज़ में उसी माइक से अनाउंस करता है कि अगर कोई राजपूत यहाँ पर हो तो उसे पानी पिला दे, वो मरने से पहले एक बार पानी पीना चाहता है। तब पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि एक पुलिस वाला आगे बढ़ता भी है क्योंकि वो राजपूत था। तब उसे अधिकारी पीछे घसीट लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं भावनाओं से यहाँ पर काम नहीं होता, पुलिस की कोई जाति धर्म मज़हब नहीं होता, वो केवल और केवल एक डकैत है, इसलिए उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बात मिलती है। पान सिंह तोमर का बेटा शुरू से ही पुलिस में जाना चाहता था, पर पान सिंह तोमर इस बात के सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि पुलिस में तो सब चोर होते हैं, तुम्हें जाना ही है तो सेना में जाओ। इस बात को पान सिंह तोमर ने अपने बेटे को समझाया और पान सिंह तोमर के बेटे ने सेना ज्वाइन की। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पोस्ट से पान सिंह तोमर रिटायर्ड हुए, यानी आर्मी में सूबेदार, उनका बेटा भी उसी पोस्ट से रिटायर्ड हुआ आर्मी से। अभी फ़िलहाल वो झांसी के आसपास किसी इलाके में रहते हैं, मैं प्रॉपर जगह नहीं बता सकता ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। वहाँ पर वो रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं और खुशहाल उनकी ज़िंदगी चल रही है। उनका जो पैतृक गांव था वो उन्होंने छोड़ दिया है। पान सिंह तोमर का भतीजा भी बच गया था उस मुठभेड़ में। उसके बारे में ये बताते हैं कि उसने 6-7 महीने बाद पुलिस को सरेंडर कर दिया। उसे 11 साल की सज़ा हुई थी, उसने 11 साल की सज़ा काटी और फ़िलहाल अभी वो भिंड में कहीं रह रहा है। ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से लेंगे। पान सिंह तोमर कुछ लोग बागी कहते हैं, कुछ लोग डकैत कहते हैं। एक एंगल ये भी है कि हाँ, पान सिंह तोमर कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, क्योंकि ये कानून की और एक सिस्टम का फेलियर आप कह सकते हैं कि अगर पुलिस पान सिंह तोमर की मदद कर देती तो उसे हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि क्या पान सिंह तोमर ने जो किया वो ठीक किया, तो शायद गलत था। और गलत इसलिए था कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर पान सिंह तोमर का सपोर्ट पुलिस करती, क्योंकि पान सिंह तोमर सही था अपनी जगह, तो शायद पान सिंह तोमर को बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पान सिंह तोमर ने किया वो भी ठीक नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। हर हफ्ते मैं इस चैनल पर वीडियोज़ ला रहा हूँ, बट व्यूज़ बहुत कम हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं इस फील्ड में बहुत नया हूँ, लेकिन अपना प्रयास 100% दे रहा हूँ और ये सब तभी मुमकिन है, मैं अच्छा तभी कर पाऊँगा जब आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल्स में या जिनको भी आप पहचानते हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।